मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर, जिसका नाम है राष्ट्रपति पार्ट 3। दोस्तों, जो राष्ट्रपति से संबंधित हमारी चर्चाएं हो रही थी, वह अभी तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर हम एक एक करके बात कर रहे थे। दोस्तों, आज हम अनुच्छेद को साथ में लेते हुए और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं दोस्तों, उन पर एक एक करके बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जी हाँ दोस्तों, जो हम आपसे वादा किए थे कि हम जब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात आएगी तो हम लोग अनुच्छेद 53 पर बहुत शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, फिर देखते हैं राष्ट्रपति की जो बहुत सारी शक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए ठीक है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 सीधा सीधा कहता है दोस्तों, अपने आप में क्या कहता है अनुच्छेद 53? अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की, ठीक है, संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति, ठीक है, कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होगी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ ही राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इन शक्तियों का, ठीक है, इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि यह कितना शानदार बातें थी, अपने आप में बहुत ही खूबसूरती नज़र आती है। यहाँ से क्या नज़र आती है दोस्तों? जो लिखा हुआ है, संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति है राष्ट्रपति के नाम पर होगी दोस्तों। यह समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इन जो शक्तियाँ हैं ये कौन है? अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से होंगी दोस्तों। तो इसी में जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो देखे होंगे दोस्तों, तो जितनी भी समस्त का मतलब शक्तियां का प्रयोग कर ले जाते हैं, वो सारा का सारा प्रधानमंत्री जी के पास चली जाती है। तो कहने का मतलब एक तरह से नाम राष्ट्रपति का रहता है। जी हाँ, देश विदेश की यात्रा पर भी जाते तो जितने भी संधि समझौते, जी हाँ दोस्तों, कितनी भी योजनाएं परियोजनाएं जो भी सब चलती हैं, वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही चलती हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश से जुड़ी हुई बातें। तो इस तरह आपको यह जानना चाहिए, इसमें राष्ट्रपति की क्या होती है दोस्तों? सहमति होती है। देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है, हम लोग कार्यपालिक शक्ति पर बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा कौन सी कार्यपालिक शक्ति पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा है कि जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद होगी। जी हाँ दोस्तों, होगी। इसी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कार्य करेंगे ये बात तो चलिए ठीक है, लेकिन इसी में एक बात और लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा, मंत्री परिषद का प्रधान
प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ से भी बातें आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री होंगे। तो इतनी सारी बातें अर्थात अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखी है। अगला क्या है दोस्तों? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 को देख लीजिए। अनुच्छेद 75 में ही जो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब कैसे क्या होता है, तो जब हम लोग प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये आपके कार्यपालिक शक्ति में है। साथ ही साथ आपके नहीं, जी हाँ दोस्तों, इनको शपथ भी, प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला अनुच्छेद है कार्यपालिक शक्ति में अनुच्छेद 78। ठीक है, अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के, ठीक है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री के संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। याद रखिएगा, कर्तव्यों का उल्लेख है। यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत शानदार बातें आती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 78 में है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध, प्रधानमंत्री के बीच संबंध को भी यह दर्शाता है, के बीच संबंध को भी यह दर्शाता है। याद रखिएगा, किसको? संबंध को भी दर्शाता है। ठीक है, संबंध को भी दर्शाता है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, जानना चाहिए था। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको ज़रूर नोट करिएगा, बहुत शानदार बातें हैं। आगे आइए दोस्तों, आगे समझते हैं और आगे हम बात करते हैं फिर अगले पार्ट के नहीं। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के बीच जो है और राष्ट्रपति के बीच बहुत अच्छी बातें अनुच्छेद 78 में ये लिखे हैं कि दोस्तों, आपको ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति जो है प्रधानमंत्री बहुत बड़े उत्तरदायी होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी जानकारी या सूचना कुछ मांगते हैं तो देना ही पड़ेगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी। तो अनुच्छेद 78 के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा। अनुच्छेद 78 के बारे में हम लोगों ने देखा। सिर्फ पानी दे दीजिए, पानी। तो इस तरह दोस्तों आपने यहाँ से बातें समझी। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद जो आप कहानी एक तरह से कहा जाए तो अनुच्छेद 78 में बहुत सुंदर बातें इस बात की भी लिखी हुई हैं कि जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के जो संबंध हैं वो बहुत मधुर होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। तो राष्ट्रपति जी कई बार क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री से कई विषयों पर चर्चा करवाते हैं। कई तरह से नहीं, जी हाँ दोस्तों, बातें निकल करके आती हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्या है? अनुच्छेद 77 थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्यों मिस ना होने पाए। अनुच्छेद 77 कहता है, संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। जी हाँ दोस्तों, नाम पर होंगे। अब देखने वाली बातें क्या है यहाँ से समझने की? जी हाँ, तो दोस्तों, संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ये बात तो चलो ठीक है। आपको बता दें, यही अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्या करता है? नाम मात्र का प्रधान बनाता है। किसका? नाम मात्र का।
नाम के साथ कार्य होगा, लेकिन दोस्तों करे चाहे और कुछ भी, लेकिन नाम से इन्हीं का होगा। इसीलिए दोस्तों यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख बनाता है। राष्ट्रपति को क्या करता है, नाम मात्र का प्रमुख बनाता है। अच्छा ठीक है दोस्तों, एक बात हम और बता दें, जितने भी, ठीक है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेकर के एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमको याद आ रही है, यही कार्यपालिक शक्ति में ही है। जितने भी समस्त मंत्री होते हैं, जी हाँ दोस्तों, उन सब को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। समस्त मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों किसके क्या, अपने स्वविवेक से करते हैं या फिर दोस्तों किसी की सलाह लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जिन जिनका नाम प्रधानमंत्री लिख कर दे देते हैं, उनको क्या करते हैं, चुपचाप राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, पद पर नियुक्त कर देते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, भले प्रधानमंत्री के कहने, मतलब समझ रहे हैं कि किसे रेलवे मंत्री बनाया जाए, किसे रक्षा मंत्री बनाया जाए, किसे वित्त मंत्री बनाया जाए, किसे विदेश मंत्री बनाया जाए, किसे कोयला मंत्री बनाया जाए, किसे खनन मंत्री बनाया जाए, किसे सड़क उड्डयन मंत्री बनाया जाए, किसे मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया जाए। मतलब ये जो पद हैं, कहने का मतलब इन सारे पदों का निर्धारण कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। और प्रधानमंत्री जिन जिनको नहीं क्या है, नाम लिख करके राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति चुपचाप उनको क्या करेंगे, पद पर नियुक्त कर देंगे। साथ ही इनको शपथ या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएंगे या फिर दिलवाएंगे दोस्तों, पद पर नियुक्त करवा करके। तो इस तरह की बातें ये है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बताएंगे आपको, एक बड़ी बात ये है कि भले मंत्री सारे, ठीक है, भले मंत्री सारे प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर नियुक्त राष्ट्रपति करते हों, लेकिन जब बात आती है दोस्तों उनको नियम और कानून सिखाने की, कहते मतलब कैसे काम करेंगे वो, तो सारा नियम और रूल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति बनाते हैं। सारे नियम और रूल कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाते हैं। इसी को बोला जाता है एलोगेशन ऑफ द बिजनेस रूल, ठीक है ना दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, एलोगेशन ऑफ द बिजनेस रूल, इसी को कहा जाता है। तो इस तरह की बातें आप देख रहे होंगे कि कितनी शानदार बातें हैं ना। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपनी ही अगली राष्ट्रपति से संबंधित शक्ति के बारे में बात करने। अभी कार्यपालिक शक्ति के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तो आगे बहुत सारी शक्तियां बची हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से तो अभी बहुत शानदार मौके आपके सामने आने वाले हैं ना। आइए देखते हैं न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, न्यायिक शक्ति। अब देखिए दोस्तों न्यायिक शक्ति क्या है, ठीक है। न्यायिक शक्ति में आपको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए न्यायिक शक्ति में, कहने का मतलब, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति में पहले ये जानिए कि अनुच्छेद 124 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों से संबंधित बात की गई है, उन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएंगे या फिर दिलवाएंगे। और अंततः आपको एक और पता होना चाहिए, समस्त हाई कोर्टों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही
की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगली बातें बहुत शानदार है, ठीक है। अगला है न्यायिक शक्ति में ही अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान शक्ति प्राप्त है, किसे, क्षमादान की, ठीक है, क्षमादान शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है दोस्तों, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस, अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत क्या है कि अनुच्छेद 72 के तहत ये है कि गिलास तो हल्का करिएगा, हल्का गर्म। तो कहने का मतलब ये है कि क्षमादान की शक्ति में नहीं राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में यहाँ समझने वाली बातें हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके पास क्या पावर है। जैसे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या किया भैया, किसी अपराधी को बहुत बड़ी सज़ा दे दिया, याद रखिए विशेषकर सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने किसी अपराधी को क्या किया दोस्तों, सज़ा सुना दी, ठीक है। अब अपराधी को सज़ा क्या सुना सकते हैं ये, जी हाँ दोस्तों, या तो मृत्यु दंड दे सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आजीवन कारावास दे सकते हैं, ठीक है, आजीवन कारावास दे सकते हैं। एक आजीवन कारावास सामान्य होता है, एक कठोर आजीवन कारावास होता है, ठीक है ना दोस्तों। या फिर दोस्तों आपका हो गया कि जैसे 20 साल 25 साल ऐसे सज़ा दे दिया। तो इस तरह में क्या होता है, ये अनुच्छेद 72 के तहत, ये अपराधी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के सम्मुख क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। राष्ट्रपति के सम्मुख क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। कि क्या कर सकता है, जी नहीं दोस्तों, अपील कभी नहीं लिखिएगा, याचिका दायर कर सकता है। इसको अपील नहीं बोलते हैं, इसको याचिका बोलते हैं। और वो भी कैसी याचिका, तो क्षमा याचिका, याद रखिएगा दोस्तों, कैसी याचिका, क्षमा याचिका दायर करता है। और जब क्षमा याचिका दायर करेगा तो राष्ट्रपति के पास कई पावर होते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या होते हैं, कई पावर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी अपराधी को, किसी भी अपराधी को क्या कर सकते हैं, अपराधी को क्षमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्षमा तो कर ही सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों, लघुकरण कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं। फिर क्या है दोस्तों, विराम, जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। और फिर आपका प्रविलंबन, जी हाँ दोस्तों। तो ये 5 प्रकार के प्रविलंबन है, 5 प्रकार के पावर क्या हैं, राष्ट्रपति के पास मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्षमा का मतलब क्या होता है, क्षमा का मतलब ये होता है कि अगर कोई अपराधी अपराध किया और उसको सज़ा मिली, मान लीजिए मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई, किसकी, मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई। अब ये बंदा सज़ा काट भी रहा है और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं ये आदमी अब सुधर गया है, अब जीवन में कुछ नहीं करेगा, इसके जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, जी हाँ दोस्तों, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती, मतलब कई चीज़ ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, इस अपराधी को पूर्ण क्षमा दे सकते हैं। मतलब पूर्ण क्षमा का मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थात पूरी तरह से अपराध से मुक्त कर देना और वह एक आम नागरिक की तरह क्या करेगा, जीवन यापन कर सकता है। किस तरह कर सकता है, एक आम नागरिक की तरह जीवन यापन कर सकता है। तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको जानना चाहिए, बहुत शानदार बातें हैं। जी हाँ, नहीं तो क्या है कि आप आराम से नहीं, हर प्रश्न का अगर जवाब देना चाहते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे बात क्या कहते हैं यहाँ पर, तो ये तो क्षमादान हो गया। लघुकरण, लघुकरण का क्या मतलब होता है दोस्तों,
लघुकरण का मतलब होता है, जी हाँ दोस्तों, सजा के प्रकृति में परिवर्तन, मतलब जो स्वरूप है सर का, मतलब किसका दोस्तों, सजा का, उसमें परिवर्तन करना। तो सजा के स्वरूप में, सजा के स्वरूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी अपराधी को क्या हुआ, मृत्युदंड की सजा मिली, किसी अपराधी को क्या हुआ, मृत्युदंड की सजा मिली। तब मृत्युदंड को जैसे सजा मिली तो राष्ट्रपति लघुकरण के माध्यम से उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास मिला तो उसे, जी हाँ दोस्तों, एक 10 साल, 20 साल, 30 साल में बदल सकते हैं। कहने का मतलब नेचर, प्रकृति का नेचर बदल देना, स्वरूप बदल देना। तो यहाँ प्रकृति का नहीं, सजा के प्रकृति को बदल देना, याद रखिएगा दोस्तों। कहने का मतलब सजा का जो नेचर है उसको बदल देना। परिहार का मतलब होता है सजा की अवधि में कमी, ठीक है, सजा की अवधि में कमी, सजा की अवधि में कमी। अब देखिए दोस्तों, सजा की अवधि में कमी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी को नहीं 20 साल की सज़ा मिली तो 20 साल की सज़ा को 10 साल में परिवर्तन कर देना, 10 साल की सज़ा 2 साल में परिवर्तन कर देना। कहने मतलब सज़ा की अवधि को कम कर देना। विराम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी कोई विषम परिस्थिति बन जाए जिसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, अर्थात सजा में रोक लगाई जा सकती है। मतलब जी हाँ दोस्तों, तो परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार सजा पर, जी हाँ दोस्तों, विराम करना। जैसे क्या होता है, कोई गर्भवती महिला है, जी हाँ दोस्तों, तो उस समय आप उसको क्या करेंगे, सजा देंगे क्या? अगर उन्हें सजा देंगे तो क्या होगा, पता चलेगा कि वो मानसिक रूप से नहीं क्या होंगी दोस्तों, परेशान होंगी। और जब मानसिक रूप से परेशान होंगी तो बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, बच्चा के भी ऊपर मानसिक दबाव पड़ेगा। और जब दबाव पड़ेगा तो बच्चा अर्थात दिव्यांग भी हो सकता है किसी कारणवश। तो इसलिए वहाँ पर रोक लगाई जा सकती है, विराम लगाई जा सकती है। कोई दिव्यांग है, कोई बीमार है, तो इस स्थिति में भी क्या की जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। प्रविलंबन का मतलब ये होता है दोस्तों, जब मतलब मृत्युदंड की सजा किसी को मिल जाए, मृत्युदंड की क्या है, मान लीजिए सजा मिल जाती है, तो जब सजा मिल जाती है दोस्तों तो उसके बाद क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों वह व्यक्ति क्या करे, अर्थात राष्ट्रपति के आगे अपना क्षमा याचिका प्रस्तुत करे, राष्ट्रपति के आगे क्षमा याचिका प्रस्तुत करे। या फिर दोस्तों मान लीजिए वो नहीं करता है तो राष्ट्रपति इस पर क्या कर सकते हैं, जी हाँ, जांच करवा सकते, रोक लगवा सकते कि भाई रोक दो, पहले देखो बंदा क्यों नहीं आखिर ऐसा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ पूरा जांच वोच करवाया जाता है जैसे, तो इस समय है ये सारी घटनाएं घट सकती हैं। तो इस तरह आप देखें कि अनुच्छेद 72 में क्षमादान, लघुकरण, ठीक है, परिहार, विराम और प्रविलंबन का पावर क्या होता है, एक एक करके हमने हर बात को समझा, ठीक है ना दोस्तों, हर बात को समझा। तो यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हैं आसानी, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या कहता है, न्यायिक शक्ति में ही आगे की जो शक्ति है दोस्तों वह है अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 143। अनुच्छेद क्या होता है, 143, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, अनुच्छेद 143 में साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, जब क्या हो, ऐसा कोई विषय जब ना समझ में आ रहा हो, ऐसा कोई विषय जब ना समझ में आ रहा हो तो राष्ट्रपति, जी हाँ, किसी भी विषय पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। लेकिन इस समय यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति की हर मांगी सलाह को न्यायालय, जी हाँ दोस्तों, सलाह दे, ऐसा कहीं उल्लिखित नहीं है। और दूसरी बात जो है, राष्ट्रपति जो सलाह दिया सुप्रीम कोर्ट को,
सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, मान लीजिए वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह को क्या है राष्ट्रपति मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, वह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो विशेषकर सुप्रीम कोर्ट चलता है केंद्र स्तर पर बातें, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को ही लेकर के चलिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ दो कंडीशन है। हर जी हाँ दोस्तों सलाह पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, जी नहीं दोस्तों ऐसा कहीं उल्लिखित नहीं है। और दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति माने, मतलब बाध्यकारी हो, ऐसा भी उल्लिखित नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, ये बातें आपको समझना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक मुद्दा याद दिला दे, बेरुवारी वाद मामला है। ठीक है, बेरुवारी वाद मामला है दोस्तों, ये कब का है? 1960 का है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में नहीं, जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नूर के बीच में जब क्या होता है दोस्तों, लगभग 1958 के पास समझौता होता है बेरुवारी वाद को लेकर। तो दोस्तों बेरुवारी एक क्षेत्र है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको लेकर के होता है। तो जब समझौता होता है तो बेरुवारी भारत ने पाकिस्तान को देने का, जी हाँ दोस्तों, समझौता किया। अब पूरे भारत में हाहाकार मच गई। जब हाहाकार मच गई तब जी हाँ दोस्तों मतलब पंडित नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से क्या किया? कहा कि भाई आप अनुच्छेद 143 का प्रयोग करिए और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग लीजिए। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग लीजिए और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है ध्यान दिया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बेरुवारी वाद मामले में कि भाई यह क्षेत्र देने का पावर संसद के पास है। संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, दे सकती है। तो इस तरह फिर आप किन्हीं बातें यहाँ से समझ में आ गई होंगी, यहाँ से बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ये था दोस्तों, पता है आपका आज का पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने किस पर बात किया? न्यायिक शक्ति पर बात किया। किस पर बात किया? न्यायिक शक्ति पर बात किया। चलिए दोस्तों आगे ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, याद रखिएगा, वित्तीय शक्ति। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति को जानना है तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 111 पर बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं? अनुच्छेद 111 पर। अनुच्छेद 111 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नहीं, जी दोस्तों, ना तो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही इसे वापस भेज सकते हैं। मतलब इस पर उन्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। इस पर उन्हें क्या है? हस्ताक्षर करना पड़ेगा। जब मैं वीटो शक्ति पढ़ाऊंगा तो अभी आगे बात करूंगा। तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में, ठीक है, मामले में अपनी स्वीकृति पहले ही दे देते हैं दोस्तों, अपनी स्वीकृति, जी हाँ दोस्तों, स्वीकृति पहले ही देते हैं। ठीक है, पहले ही देते हैं। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अपनी पहली देते हैं, ये बातें तो ठीक है धन विधेयक के मामले में नहीं, लेकिन कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई भी, ठीक है, कोई भी
कोई भी विधेयक धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 117 की धारा, जी हाँ दोस्तों, 1 के तहत, अनुच्छेद 117 की धारा 1 के तहत। साथ ही साथ आपको बता दे, धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक कौन होते हैं, तो दोस्तों वह आपको बता दे कि दोस्तों आपका इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 112, ठीक है। अनुच्छेद 112 में क्या है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जी हाँ दोस्तों, का उल्लेख है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, बजट कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 112 में कि सरकार, जी हाँ दोस्तों, अपना वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करेगी, लेकिन किसके नाम पर पेश करेगी, राष्ट्रपति के नाम पर पेश करेगी। और इन्हें पेश करने के लिए कौन कहता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति ही कहते हैं, याद रखिएगा, कौन कहते हैं, राष्ट्रपति ही कहते हैं सरकार को कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जी हाँ दोस्तों, अपना पेश करिए। अब देखिए दोस्तों, आपका वार्षिक बजट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बजट जो है दोस्तों आपका क्या है, जो एक तरह से शब्द है, इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, किसका, बजट शब्द का, बल्कि इसका है, याद रखिएगा, इस शब्द का नहीं है, ठीक है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। साथ ही साथ जो बजट पर बातें की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, या भारतीय बजट में, जी हाँ दोस्तों, जो पेश करने का एक तरह से जनक कहा जाता है, कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जेम्स विल्सन ने क्या किया था, पहला बजट पेश किया था 1860 ईस्वी में। कब, 1860 ईस्वी में किया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको इस बात पे भी पता होना चाहिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी साहब ने किया था। किसने, षणमुखम चेट्टी साहब ने किया था, याद रखिएगा। फिर अगर गणतंत्र भारत पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने, जॉन मथाई ने पेश किया था ने। फिर आपको एक प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने किया। कितना, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बजट पेश किया, कितना, 10 बार। दूसरे कौन है भैया, पी चिदम्बरम जी हैं। कौन है, पी चिदम्बरम जी हैं, जो जेल की हवा भी खा रहे हैं दोस्तों। पी चिदम्बरम जी हैं जो 8 बार बजट पेश किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी है। बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है। बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ये महिला, ठीक है, महिला निर्मला सीतारमण जी पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला है।
ठीक है, सीतारमण जी हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, उस समय बजट जो है दोस्तों कई बार प्रधानमंत्री के हाथों पर भी गया है, इसीलिए कई प्रधानमंत्री हैं जो बजट पेश किए, चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो। तो इंदिरा गांधी को यह गौरव प्राप्त है, याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही पहले बजट हमारा क्या होता था, 28 या 29 फरवरी को प्रस्तुत होता था, लेकिन दोस्तों अब एनडीए की सरकार जब आती है और अरुण जेटली जब देश के वित्त मंत्री बनते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए फिर 1 फरवरी को ही। अब मेरा प्रश्न ये है दोस्तों, मनमोहन सिंह भी क्या थे, मनमोहन सिंह भी वित्त मंत्री थे, तो वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान देश के वित्त मंत्री थे। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री या मान लो जी हाँ दोस्तों हैं, जिन्होंने अपने जन्म दिवस पर क्या किया है, बजट पेश किया है, जिन्होंने अपने जन्म दिवस पर बजट पेश किया है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि उनका जन्म हर चौथे वर्ष पे आता है, हर चौथे वर्ष पे आता था और 29 फरवरी को ही है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझनी चाहिए। जबकि आप जान लीजिए, बजट को जो रूपरेखा दिया हिंदी में, उसमें दोस्तों याद रखना टीटी कृष्णमाचारी का भी नाम आता है। तो इस तरह कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। लेकिन दोस्तों अब इस पद्धति को छोड़ करके आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि भैया जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, तो वह थैले को छोड़ करके, बैग को छोड़ करके, जी हाँ दोस्तों, पूरा लाल लाल कपड़े में बांध कर आई थी। इस तरह किसान की जोत वही को लेकर के मुनीम आता है, याद रखिएगा नहीं। तो इसीलिए इसे किसान का बजट भी क्या है दोस्तों कहा गया था, किसान का बजट भी कहा गया था। ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले बजट हमेशा घाटे का बजट आता था, लेकिन अब यह सिस्टम क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यह सिस्टम अब क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। यहाँ से देखने वाली बातें हैं दोस्तों। आपको और बताने वाली बातें हैं। 1900 जी हाँ दोस्तों 23 ईस्वी के आसपास 23-24 में आप जानते हैं कि अकवर्थ लुईस समिति आई थी, और उस समय रेलवे का बहुत बड़ा विकास हो रहा था। तो इसके कारण रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन पुनः रेलवे बजट को क्या कर दिया गया है, आम बजट से मिला दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ बजट से संबंधित भी प्रश्न कई बार आते हैं, तो इनको देखना चाहिए था, जानना चाहिए था। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 280। क्या, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 280 में आप जानते हैं कि वित्त आयोग का उल्लेख है। किसका, वित्त आयोग का, वित्त आयोग। और वर्तमान में जानते हैं आप लोग 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। कितना, 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। वित्त आयोग का हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। इसमें 1+4 कहने का मतलब 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इस समय 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह एन.के. सिंह हैं। कौन है दोस्तों, एन.के. सिंह हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। कौन थे दोस्तों, के.सी. नियोगी जी थे, याद रखिएगा नहीं।
तो वहीं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी साहब थे। कौन थे दोस्तों? YV रेड्डी जी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, थे YV रेड्डी जी। और इन्होंने ही सरकार से सिफारिश किया था कि जी हाँ दोस्तों, धन में राज्यों का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। आए हुए राज्यों दोस्तों उसमें राज्यों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, जिसको बढ़ा करके अब 42% के आसपास कर दिया गया है। दोस्तों कुल धन का 42% राज्यों पर खर्च किया जाएगा। तो इस वाली बातें हैं, यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं। यहाँ से भी क्या है, कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं, तो इनको नाम अपना नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा अब हमें 1 मिनट प्लीज़ पानी पीने का मौका दीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की अगली शक्ति। राष्ट्रपति की अगली शक्ति कौन सी शक्ति है? राष्ट्रपति की अगली शक्ति है संसदीय या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। संसदीय या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, ठीक है। संसदीय या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति को देखते हैं, ठीक है। पहला ये है दोस्तों कि पहली बात आप जानते हैं, अनुच्छेद 79 में संसद को उल्लिखित किया गया है, मतलब संसद को परिभाषित किया गया है। और इसके तहत आप जानते हैं संसद के 3 भाग मतलब 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है, जी हाँ दोस्तों, एक राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा होती है, और तीसरा भैया लोकसभा होती है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं वह अनुच्छेद 79 के तहत क्या हैं? संसद के अंग हैं। क्या? संसद के अंग हैं, जो संसद को उल्लेखित करता है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो जी हाँ दोस्तों, संसद के अंग है राष्ट्रपति, माने नहीं जाते हैं, जिसका उल्लेख सीधा इनके पद का अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है। यहाँ से प्रश्न कई बार देखे गए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, जानना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, आपके 99 की। अनुच्छेद 99 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 99 में नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दे, साफ लिखा है, जो नवनिर्वाचित क्या होगी दोस्तों? नवनिर्वाचित लोकसभा आती है, नवनिर्वाचित लोकसभा जो आती है उसमें एक, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 99 के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। इसकी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और यह प्रोटेम स्पीकर व्यवहार में चलता है दोस्तों, याद रखिएगा। व्यवहार गांव में वो नहीं कि जो शादी विवाह में जाकर 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000, 10,000 लिखवाते, वो व्यवहार नहीं है। यह व्यवहार संविधान का व्यवहार है। वरिष्ठतम सदस्य ही क्या होता है दोस्तों? वरिष्ठतम सदस्य ही, जी हाँ दोस्तों, इसका प्रोटेम स्पीकर बनता है। प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं। कार्य नंबर 1, ठीक है,
समस्त, जी हाँ दोस्तों, समस्त सदस्यों को जो बन करके आए हैं, मतलब चुनाव जीत करके आए हैं, समस्त सदस्यों को शपथ दिलाना, जी हाँ दोस्तों, इसका काम है। और दूसरा काम है आपका, ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, समस्त सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरा कार्य आपको हम बता दें, बहुत शानदार है, जब तक अध्यक्ष पद पर ना आ जाए, जब तक अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं कर लेता है, अपना पद धारण नहीं कर लेता है, धारण नहीं कर लेता है, तब तक याद रखिएगा दोस्तों, तब तक सदन की कार्यवाही मतलब सदन का संचालन करेगा, ये बातें ध्यान दीजिएगा, संचालन करेगा, ठीक है, संचालन करेगा। इस तरह की बातें भी होती हैं, यहाँ से भी है। आप देखेंगे जो प्रोटेम स्पीकर व्यवहार में है, लेकिन कहीं अन्य सदस्य को भी बना दिए जो अभी जीत कर आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारी 16वीं लोकसभा हुई थी, 16वीं लोकसभा का हमने बार बार बताते हैं, 16वीं जो लोकसभा हुई थी, उस 16वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वह कमलनाथ सिंह को बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ सिंह, आपको अच्छी तरह से याद होगा। फिर दोस्तों 17वीं लोकसभा के, जी हाँ दोस्तों 17वीं लोकसभा, अच्छा 16वीं लोकसभा कब से कब तक, तो 2014 से 2019, 17वीं लोकसभा कार्यरत है 2019 से, मतलब तो इसमें वीरेंद्र सिंह को बनाया गया था, किसको, वीरेंद्र सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बातें हैं ना, ये कितनी बड़ी बातें हैं यहाँ से समझने के लिए। तो ये था दोस्तों प्रोटेम स्पीकर से संबंधित बातें, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 80 पर बात करते हैं, किस पर, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 की धारा 3, अनुच्छेद 80 की धारा 3, अनुच्छेद 80 की धारा 3 में किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 की धारा 3 में ये है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से 12 सदस्यों को, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यह कोई जरूरी नहीं, ये सदस्य 4 क्षेत्र से आएंगे, कितने, 4 क्षेत्र से आएंगे, कला से आएंगे, साहित्य से आएंगे, ठीक है ना दोस्तों, समाज से आएंगे, और दोस्तों किससे आएंगे, विज्ञान से आएंगे, ठीक है, कला, साहित्य, समाज और विज्ञान, ये 4 क्षेत्रों से आएंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं 3 इससे आए, 3 इससे आए, 3 इससे आए, 30, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, एक भी क्षेत्र के 12 सदस्य हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 80 की धारा 3 में एक बात का और उल्लेख है कि जी हाँ, बहुत शानदार, क्या उल्लेख है, राष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति जब, याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा उन्हें एहसास होता है कि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्कृष्ट योगदान रखता है, तो उसे भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को, जैसे सचिन तेंदुलकर को आप देखे होंगे कि भगवान कहा जाता है, किसको, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसलिए प्रणब मुखर्जी ने, किसने, प्रणब मुखर्जी जी ने इन्हें क्या किया था दोस्तों, सदस्य, जी हाँ, मनोनीत किया था उस समय। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, जो ऐसे लोग होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको कभी नहीं बनाना चाहिए कि सदन से। इससे क्या होता है दोस्तों, देखे होंगे कई बार आरोप लगा है कि सचिन तेंदुलकर लोग, जैसे जैसे रेखा हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ये लोग क्या हैं दोस्तों, सदन में जल्दी उपस्थित ही नहीं होते थे। तो इस तरह में दोस्तों सदस्य जब नहीं उपस्थित होते, कानून भी बन रहा है, तो इस तरह में दोस्तों विपक्ष मजबूत हो जाता है, और मजबूत क्या, कमज़ोर पड़ जाता है।
तो सबको उपस्थित होना अनिवार्यता होती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, ताकि कानून सर्वसम्मति से बने। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक सांसद कितने जनसंख्या का निर्धारण करता है, तो इस तरह यहाँ से भी ध्यान देने वाली बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये 4 क्षेत्र से आते हैं तो क्रिकेट इसमें नहीं शामिल है, याद रखिएगा। क्रिकेट खेल में आता है, कहाँ पर आता है? खेल में आता है। और खेल यहाँ नहीं, भले कला वर्ग में आता है खेल, लेकिन यहाँ पर नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। तो वही कारण था विशेष योगदान, याद रखिएगा। तो इस तरह ये 4 क्षेत्रों से होते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। किसके? मंत्री परिषद की सलाह पर, ध्यान दीजिएगा। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्त होते किए मनोनीत किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ से भी बातें हम लोगों ने देखा, बहुत शानदार बातें। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहता है अनुच्छेद 331। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को, जी हाँ दोस्तों, 2 आंग्ल भारतीयों को, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति क्या करते थे? राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा में मनोनीत करते थे, लोकसभा में मनोनीत करते थे, ठीक है। ये भी यहाँ पर भी, जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद की सलाह पर मनोनीत करते थे। तो इसीलिए संसद के दोनों सदनों में कुल राष्ट्रपति 12 + 2 = जी हाँ 14 सदस्यों को मनोनीत करते थे। ये रेलवे, जी हाँ, टीसी में आया हुआ पेपर है, टिकट कलेक्टर में नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, देखते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है 2 आंग्ल भारतीय। पहली बात तो आंग्ल भारतीय होते क्या हैं, इनको समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह बच्चा, ठीक है, वह बच्चा, ठीक है, वह बच्चा जिसके पिताजी या दादा में से एक अंग्रेज हो और मम्मी मूल रूप से भारतीय हो, वह बच्चा आंग्ल भारतीय कहलाता है। जिस बच्चे के पापा या दादा में से अंग्रेज हो और मम्मी मूल रूप से भारतीय हो, वह क्या कहलाएगा? आंग्ल भारतीय कहलाएगा। ये याद रखिएगा, चाहे प्रियंका चोपड़ा की बात ही क्यों ना हो। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी, जानना चाहिए। लेकिन दोस्तों 126वां विधेयक आता है जो, जी हाँ, 104वें, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। संविधान संशोधन आता है, संविधान संशोधन आता है। कब आता है दोस्तों संविधान संशोधन? 2019 में आता है, पारित होता है। 2020 से लग भी जाता है दोस्तों। और इसमें इस बात का उल्लेख है कि अब आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे और ना ही राज्यसभा में, ना ही राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करेंगे। तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इनको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। आपको बता दें 2014 से, ठीक है, जो 19 के बीच में, 2019 के बीच में 16वीं लोकसभा थी, उसमें याद रखिएगा 2 अर्थात आंग्ल भारतीय मनोनीत किए गए थे। जॉर्ज, जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज वेकर और रिचर्ड हे, ठीक है ना दोस्तों, और रिचर्ड हे नियुक्त किए गए थे। पता है आपको, मतलब मनोनीत किए गए थे। तो इस तरह दोस्तों जॉर्ज बेकर है, यहाँ जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 85 में साफ साफ लिखा है कि दोस्तों राष्ट्रपति संसद के सदन को, राष्ट्रपति संसद के सदन को, ठीक है, सदन को, जी हाँ दोस्तों, आहूत कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं। जी हाँ, 17 वसान कर सकते हैं, 17 वसान कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको भंग भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसी में राष्ट्रपति के पास ही पावर है दोस्तों। यहाँ से भी देखने वाली बातें हैं अनुच्छेद 85। और अनुच्छेद 85 में साफ साफ इस बात का भी उल्लेख है, जी हाँ दोस्तों, एक वर्ष में संसद की 2
बैठकें अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। बैठकें अनिवार्य रूप से है तो कहने मतलब एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी देखने वाली बातें हैं। अनुच्छेद 86 अगला है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में ये है जब भी राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति संसद के सदन को संबोधित करेंगे तब उनके द्वारा जो भाषण दिया जाएगा दोस्तों उसे मंत्रिपरिषद तैयार करेगी, इसीलिए उसे अभिभाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है। याद रखिएगा, अभिभाषण कहा जाता है। यहाँ से भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी, जानना चाहिए था। तो अनुच्छेद 86 के बारे में भी आपने देखा, बहुत शानदार बातें हैं। अगला है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 87 में साफ साफ लिखा है राष्ट्रपति, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, राष्ट्रपति क्या करेंगे भैया? राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, वर्ष के प्रथम सत्र को अवश्य संबोधित करेंगे। वर्ष के प्रथम सत्र को अवश्य संबोधित करेंगे। अब वर्ष का प्रथम सत्र कौन है दोस्तों? तो वर्ष का प्रथम सत्र होता है, याद रखिएगा 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। तो जो बजट सत्र होता है वही प्रथम सत्र होता है, इसी को माना जाता है दोस्तों। इसको राष्ट्रपति अवश्य संबोधित करेंगे। बजट सत्र का जो अर्थात समय माना जाता है वह फरवरी से मई माना जाता है और यह सबसे बड़ा सत्र होता है। इसका जो है दोस्तों जुलाई से सितंबर माना जाता है। किसका? मानसून सत्र का जुलाई से सितंबर माना जाता है। तो यहाँ से भी देख लीजिएगा। नवंबर से दिसंबर माना जाता है आपका किसका दोस्तों? अर्थात शीतकालीन सत्र का, और ये सबसे कम अवधि का सत्र होता है। यहाँ से भी प्रश्न बने तो इनको भी आसानी से दे सकते हैं आप लोग। अगला है दोस्तों आपका अनुच्छेद 108। कौन सा? अनुच्छेद 108 है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। किसका? संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है दोस्तों? जैसे संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है और एक दूसरी लोकसभा है। मान लीजिए दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी, मान लीजिए राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया, बिल पास के पास ये क्या है, लोकसभा के पास गया और लोकसभा 6 माह चुपचाप बैठा रहा, ना हाँ बोला ना बोला, तो दूसरे सदन को यह लगेगा कि इस बिल से यह नाराज हैं, तो वह राष्ट्रपति से कहेंगे। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे भैया? याद रखिएगा, संयुक्त बैठक बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाएंगे। आहूत कौन करेगा? आहूत राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह किसकी अध्यक्षता में होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन भैया? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की बैठक कर मतलब अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की, किसकी? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 की धारा 4 में है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा सेशन। हम लोगों ने संसदीय, जी हाँ दोस्तों, पावर के बारे में भी बात किया। अब आगे हमारा जो आएगा वह वीटो पावर, अभी हमको बात करना है। वीटो पावर के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहीं पर आज दे दीजिए
इजाज़त। फिर कल मिलेंगे एक लेकर के नया सुंदर आयाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।